वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पे बाई क्यू सीरीज़। तो जो ये पे बाई क्यू सीरीज़ है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई भी परीक्षा हो जहाँ पर जीके सेक्शन पूछा जाता हो, जहाँ पर हिंदी ग्रामर पूछा जाता हो, इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता हो, वहाँ पर आपके लिए हमारी ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आराम से आप इसे देखिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो अपनी कॉपी पे आप इसे अवश्य नोट कर लेना। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ से डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 76 500 17 294। इस नंबर से जुड़िए। डेली यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मैटर उपलब्ध कराया जाता है पढ़ाई के लिए। ठीक है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हो आप। तो जुड़िएगा। आपने जुड़ना है तो ये नंबर मैंने आपको बता दिया। बाकी जो प्लेलिस्ट है इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप इसे विजिट कर सकते हो। इसके बाकी पार्ट्स भी देख सकते हो। आज जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये करेंगे हम HRTC कंडक्टर और एनवायरनमेंट ऑफिसर पेपर 1 का। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, मुख्यतः HPGK और हिंदी ग्रामर। ठीक है, तो आराम से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, ये जो इनकी ऑफिशियल आंसर की होती है उसी के हिसाब से डिस्कस किए जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने रीत बेगार, अस्पृश्यता और मुख्यतः कोली समाज के साथ भेदभाव के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। मतलब ये कौन से महान व्यक्तित्व था जिन्होंने ये, जैसे रीत हो गया, बेगार हो गया या छुआछूत हिमाचल प्रदेश में कोली समाज के साथ मुख्यतः जो भेदभाव होता था उसके विरुद्ध संघर्ष किया था और आवाज़ उठाई थी। तो इनमें जो सर्वश्रेष्ठ नाम माना जाता है तो वो होगा विकल्प सी, पंडित पद्म देव। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर भी लगा सकते हो साथ साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्या पूछा गया है, लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन द हिमालयाज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। सही का आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं उत्तर का। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, SC वाजपेयी, ये हो जाएगा ऑप्शन सही ए। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 3। इसमें क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है भारतीय चुनावों के इतिहास में सबसे पहले मतदाता के तौर पर किसे जाना जाता है, क्या नाम है उन मतदाता का। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इनमें जो सही होगा तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा विकल्प बी, श्याम शरण नेगी। ये है इनका नाम। ये पहले भारत के मतदाता के तौर पर जाने जाते हैं और किन्नौर से संबंधित थे। ये हाल ही में इनकी मृत्यु भी हुई है। प्रश्न संख्या 4, मंडी में नागर प्रकार का मंदिर त्रिलोकनाथ निम्नलिखित में से किस राजा या रानी द्वारा बनाया गया था। पहले तो आपने ये ध्यान रखना कि जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है, मंडी में है। किस शैली में है, ये नागर शैली में। ये भी यहाँ से आपके प्रश्न निर्मित होते हैं, ध्यान रखना। छोटे छोटे जो क्लू होते हैं ये प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो 4 जो विकल्प थे, यहाँ पर जो सही विकल्प होना था तो वो होना था आपका विकल्प बी, सुल्तान देवी के द्वारा ये बनाया गया था, ऑप्शन बी। देखिए, कई बार जैसे राजा रानी इस तरह आ जाए ना, तो उसमें काफ़ी संभावना रहती है कोई लेडी ही होगी, कोई रानी ही होगी जिसने ये कार्य किया होगा। तो यहाँ पर देखिए, बाहुसेन, जालिम सेन, वीर सेन थे। ये तीनों तो पहले ही आप एलिमिनेट कर लेते। अगर एलिमिनेट मेथड का प्रयोग आप परीक्षा में करते हो तो काफ़ी लाभ आपको मिलता है। ज़रूरी नहीं हो कि चीज़ें आपने पढ़ी ही हो। एलिमिनेशन आप करोगे तो ज़रूर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे परीक्षा के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है आपने। प्रश्न संख्या 5, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका साम्राज्य या राज्य क्षेत्र गंगा के मैदानों से मध्य एशिया तक वाणिज्यिक मार्ग पर स्थित था। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से सही बताना है आपने कौन से थे ये। तो जो विकल्पों के अनुसार सही होगा, जो अदुम्बर थे, अदुम्बर्स, तो इनका होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश की अदुम्बर। तो प्रश्न संख्या 5 है, 6 है, निम्नलिखित में से किस रियासत की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के वंशज ने की थी। तो इनमें जो सही होगा उसका आप चयन करिएगा। ऐसी कौन सी हिमाचल प्रदेश की राजधानी जिसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के
वंशजों के द्वारा की गई मानी जाती है। तो छठे का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा धामी रियासत की स्थापना की है पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के द्वारा। प्रश्न संख्या 7 क्या पूछा गया है, चंबा के भरमौर और छतराड़ी के मंदिरों में लक्षणा देवी, तो लक्षणा देवी में जो मुख्यतः है क्या है, महिषासुर मर्दिनी माता की पूजा की जाती है। शक्ति देवी एवं गणेश और नंदी के बृहदाकार मूर्तियों का मूर्तिकार कौन है। ध्यान रखिएगा, जो चंबा के भरमौर के छतराड़ी में है ये लक्षणा देवी मंदिर, ठीक है। इसमें जो लक्षणा देवी, शक्ति देवी एवं गणेश और नंदी के बृहदाकार मूर्तियों का मूर्तिकार कौन माना जाता है। तो यहाँ पर भी आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका चयन करना है कौन सा सही होगा। तो ये जो सही होगा शिल्पी होगा, तो ये होगा गुग्गा, ये काफ़ी जाना जाता है चंबा और कांगड़ा में। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है 8 में, अलीवाल का युद्ध निम्नलिखित में से किन 2 पक्षों के बीच लड़ा गया था। अलीवाल का युद्ध, तो जो अलीवाल का युद्ध था ये मुख्यतः 2 पक्षों के बीच में लड़ा गया था, तो ये थे आपके सिख और ब्रिटिश, ऑप्शन डी। ये जो HPPSC शिमला है, इसका जो प्रश्न का स्तर होता है ना काफ़ी हार्ड होता है, मुकाबले जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है इसके मुकाबले हार्ड रहता है, ठीक है। इससे पहले जो बोर्ड था पहला, तो उसका भी स्तर इससे थोड़ा सा डाउन रहता है, ठीक है। अगर आप थोड़े से टफ क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो अपने आप आपके सरल प्रश्न बन जाएंगे, इसलिए मिक्सअप आपके समक्ष लाता हूँ मैं। कई बार हार्ड लाता हूँ, कई बार नॉर्मल लाता हूँ, ताकि आपको पता चलता रहे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है अगर आपको प्रश्न नहीं आते हैं, तो आपने ये थोड़ा सा देखना है कि आपको किस स्तर तक पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में आपने HPPSC भी जाना है, आपने सिर्फ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग तक ही सीमित नहीं रहना है, ठीक है। फिलहाल तो आपका टारगेट यही होगा, परंतु ध्यान रखना अपने आगे के लिए भी। अगर आप हार्ड प्रश्नों को पढ़ोगे तो ये आपके लिए डिमोटिवेशन के लिए नहीं लाता, ये आपको इसलिए लाता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना जो दायरा है इसको विस्तृत कर दें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां क्या पूछा गया है इसमें, महान हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस सीमा के साथ चलती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ईस्टर्न बाउंड्री के साथ चलती है, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर, प्रश्न संख्या क्या है 10, निम्न में से चंबा की कौन सी घाटी सर्वाधिक जनसंख्या वाला और उपजाऊ क्षेत्र है। कौन सी वो ऐसी घाटी है चंबा जिले की जो सबसे जनसंख्या अधिक है वहाँ की और उपजाऊ भी है, पांगी, राबी, चिनाब या ब्यास। देखिए कई प्रश्नों का आप एकदम से एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे ब्यास भी आप एलिमिनेट कर दें, ये भी आप एलिमिनेट कर दें, तो आपके समक्ष 2 ही रहती है, पांगी और रावी वैली। तो जो आपको देखिए उपजाऊ वही क्षेत्र ज़्यादा रहता है जहाँ पर नदी का आवागमन हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसका ध्यान रख के टिक लगाते हो परीक्षा में तो रावी ही सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये घाटी है सर्वाधिक जनसंख्या भी यहाँ पर है और उपजाऊ भी है, ये भी आप ध्यान रखिए। फिर अगला प्रश्न है 11, इसमें क्या पूछा गया है, प्रथम जून 1939 में हिमालय रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना। भागमल सोठा, पंडित पद्मदेव, केदारनाथ या लाला हरीश चंद्रा। कौन सा सही होगा 11 में। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, पंडित पद्मदेव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपने देखना पंडित पद्मदेव को हिमालय रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? प्रथम जून 1939 को। इस तरह से भी ध्यान रखिएगा आप। अगला जो प्रश्न है 12, जनरल कनिंघम ने गुज्जरों की पहचान पूर्वीय टाटरों की निम्नलिखित में से किस जनजाति से की है। कुशन और येची, कार्बी और कार्वे, पाल्टी और प्रलटी
मोटे और मोल्टे, कुछ इस तरह से नाम है। आप थोड़ा सा अपने आप भी समझिएगा और अपने आप से भी पढ़िएगा। तो जो ऑप्शन सही माना गया है बोर्ड के द्वारा तो वो होगा कुशन और येची के द्वारा, येची, कुशन और येची से की है। अगला खरैत, उजगजामा, फिल्ली और चंदगे ब्रिकार निम्न में से किस प्रकार के रूप हैं ये? क्या ये विवाह के रूप हैं, तलाक के रूप है, या फिर नृत्य के रूप है, या फिर त्योहार के रूप है? मैरिज, डाइवोर्स, डांस, फेस्टिवल। 13 में जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका डांस। नृत्य के प्रकार हैं ये सारे। अगला देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन सन 1972 से पहले कभी भी प्रदेश विधानसभा अथवा प्रादेशिक परिषद के सदस्य नहीं रहे? सरला शर्मा, सत्यवती डांग, उमावती, लता ठाकुर। तो जो 14 में सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प डी, लता ठाकुर। बाकी रहे हैं तीनों विकल्प। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश करने वाली तीसरी जनजाति कौन सी है? खस, किराताज, आर्यन या मंगोल? जो आर्य थे ये थी तीसरी जनजाति, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। आपको पहली और दूसरी का भी ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 30, निम्न में से किस टीम ने 22 मई 2024 को यूरोपा लीग का खिताब अपने नाम किया? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटा टीम के द्वारा। बी सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। थोड़ा सा आपको एक साल पहले का करंट अफेयर लेके चलना है क्योंकि पूछा जाता है एक साल पहले का करंट अफेयर। अब हमारा आता है हिंदी सेक्शन, तो आराम से आप देखिएगा, जो प्रश्न नहीं आते तो उसे अपनी कॉपी पे नोट करते जाइएगा। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? नागरी लिपि को नंदी नागरी किस दिशा में कहा जाता है? मतलब भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर नागरी लिपि को नागरी या नांदी लिपि कहा जाता है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में? तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नांदी नागरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 32, ओम किस प्रकार का स्वर है? ओम जब आप उच्चारित करते हो किस प्रकार की ध्वनि निकलती है? ओम काफ़ी लंबा जाता है ना, सीते, इस तरह से, राधे। तो जब आप इस तरह का उच्चारण करते हो तो किस तरह का स्वर आपके मुख से निकलता है? तो ये निकलता है प्लूत स्वर। प्लूत से क्या तात्पर्य होता है? जो काफ़ी लंबा जाता है। संस्कृत में इस तरह के शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो मुख्यतः स्वरों के भाग माने जाते हैं 3 हैं ये। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लूत स्वर। पहले नंबर पे आता है ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लूत। ये भी आपने ध्यान रखना है। मैं आपको क्या बताना चाहता था पीछे, हाँ देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो हिंदी है, हिंदी की जो लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इसी के साथ वो कौन सा देश है जहाँ की भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाल देश की भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ 33, अनुशासन शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है वीडियो, उपसर्ग और प्रत्यय वाली। आपको ज्ञात होना चाहिए उपसर्ग कहाँ पर लगता है और प्रत्यय कहाँ पर लगता है, ठीक है? तो देखिए, दिए गए विकल्पों में जो सही हो जाएगा कि उपसर्ग कौन सा होगा अनुशासन में, तो वो हो जाएगा आपका 33 में अनुशासन। उपसर्ग कहाँ लगते हैं इससे आपको आइडिया हो गया होगा। प्रश्न संख्या 34, सवा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सवा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? क्या ये द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर जातिवाचक है? जो सवा हो गई
सेना होगी, कैसी होगी ये बताइएगा। सभा हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। अगला देखिए 35, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। दिए गए विकल्पों में से जो विशेषण शब्द कौन सा होगा? इतिहास, अनुदित, करुणा या फिर ध्वनि। तो जो विशेषता यहाँ पर बतला रहा है शब्द तो वो होगा अनुदित, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36, क्या पूछा गया है? वृद्धि शब्द का सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। वृद्धि शब्द का सही विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा? क्षय, बृहत, वैभव या वीर। देखिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आपको डेली में विलोमार्थी शब्द भी कई बार स्किप हो जाता है, परंतु आपको सेंड की है मैंने पीडीएफ। पर्यायवाची शब्द की भी सेंड की है, मुहावरों की भी की है, विलोम शब्दों की भी की है और बहुत सी की है आपको, ठीक है ना। भाषा से संबंधित भी की है, मुहावरों की करता रहता हूँ। तो जुड़िएगा और लाभ उठाइएगा वहाँ से, जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं चीज़ें सेंड कर देता हूँ मैं वहाँ पर आपको, हिंदी की भी। तो 36 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्षय। वृद्धि शब्द का विलोमार्थी हो जाएगा क्षय। बृहत, वैभव और वीर इसके विलोम शब्द नहीं होंगे। 37, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तारक, असी, शर, पताका। तो जो 37 में सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा असी। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है असी। अगला जो प्रश्न है 38, गूलर का फूल होना, जो ये मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, सुख में जीवन बिताना, दुर्लभ वस्तु या फिर प्रचार करना। 38 में जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39, क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? जो हिंदी भाषा है इसका विकास किससे हुआ है? क्या ये संस्कृत से निकली है, पाली से निकली है, प्राकृत से निकली है या फिर शॉर्ट यानी अपभ्रंश से निकली है? जो नॉन हिंदी के कैंडिडेट है ना तो वो ज़रूर इसको करके आए होंगे कि संस्कृत से निकली है हिंदी भाषा। एक हद तक देखिए सही भी होगा। अगर बात की जाती कि भाषाओं से निकली है, क्या हिंदी किस भाषाओं से निकली है, तो वो क्रम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है संस्कृत, फिर आती है आपकी पाली, फिर आती है प्राकृत। क्या क्रम बताया था मैंने आपको? सबसे पहले आती है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और उसके पश्चात आता है अपभ्रंश। तो इस क्रम में सही होगा, ठीक है। तो इस क्रम में जो सबसे पहली भाषा होनी थी तो वो होनी थी आपकी संस्कृत, दूसरी है पाली, तीसरी है प्राकृत और अंत में है अपभ्रंश। कौन सी? शॉर्ट यानी अपभ्रंश। अगर अकेली अपभ्रंश आए तो भी आप इस सही कर देना इसे। अगर ये कहा जाता हिंदी की जननी कौन है तो संस्कृत होनी थी हिंदी की जननी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर विस्तार से बताता हूँ मैं। जो हिंदी के अंतर्गत है ये मुख्यतः कितनी भाषा मुख्यतः हिंदी कितने तरह से बनी हुई है, क्या इसका क्रम रहा है? 3 भागों में बंटी हुई है ये क्रम। 3 कौन कौन सा? देखिए सबसे पहले आया आपका, पहले नंबर पे आया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। जो ये रहा ना, इसका क्या समय रहा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये रहा आपका 2000 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। ये रहा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का। इसके अंतर्गत भी 2 भाग थे, एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। पहली थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा।
जो मध्यकालीन आर्य भाषा थी इसका समय क्या रहा? इसका समय रहा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। ये रहा आपका द्वितीय रूप विकास क्रम का। इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं थी? ये थी 3। कौन कौन सी थी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये रूप रहा। जो तृतीय रहा विकास क्रम का रूप, तो वो कौन सा रहा? तृतीय आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाएं, भाषा या भाषाएं कह सकते हैं। तो इसका जो विकास क्रम रहा ये क्या रहा? 500 ईस्वी से लेकर, पहले रहा ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। अब 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, ये क्रम रखना आप याद है। ये आपको देखना जरूर परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखनी है आपने ये चीज़ें। फिर और क्या चीज़ भी यहाँ से बताना चाहता था मैं आपको। फिलहाल तो और मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर यहाँ तक इसको कर लेते हैं ख़त्म, कि जो प्रश्न था हमारा हिंदी भाषा का विकास किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन डी, शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा नाम आ गया है शौरसेनी अपभ्रंश का, थोड़ा सा मैं आपको ये भी करवा देता हूँ। देखिए, ये जो शौरसेनी अपभ्रंश है, ये है अपभ्रंश का रूप। किसका है? अपभ्रंश का रूप है ये। और जो उपभाषाएं हैं इस अपभ्रंश की, वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि पूछी जाती हैं उपभाषाएं कौन सी है और बोलियां कौन सी हैं। शौरसेनी अपभ्रंश है ये, इसकी उपभाषाएं मुख्यतः हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, फिर कौन सा है? पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी हिंदी, तीसरा है मुख्यतः मैं आपको बता रहा हूँ पहाड़ी हिंदी। इसके और भी भाग हैं, परंतु जो मुख्य हैं तो वो ये हैं पहाड़ी हिंदी। तो जो हमारी हिमाचली आती है ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती ही है, ये आपने याद रखना है। बाकी जो और भी इसके अंतर्गत आएंगी, जैसे हमारी कुल्बी हो गई, मंडियाली हो गई, सुकेती हो गई, गढ़वाली हो गई, कुमाऊनी हो गई, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अगर हम बात करेंगे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, तो वो कौन सी आएंगी? मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, ये होगी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? कौरवी, हरियाणवी, हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू भी है, दक्षिणी हिंदी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये इसी के रूप हैं। ये आप ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा सा, बाकी उतना समझ नहीं आएगा आपको। अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपने विस्तृत रूप में पढ़ना है तो मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो में, मैं PDF सेंड कर दूंगा। इसकी जो स्पेशल जो ये जो डायग्राम बना है इसका मैं सेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। तो कमेंट कर देना, अगर कमेंट करोगे तो ज़रूर सेंड कर दूंगा, ताकि आप समझ सकें इसका विकास क्रम भी। हिंदी वालों को ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, बाकी जो अपना क्या नाम इसका TGT के लिए उतना महत्वपूर्ण तो मैं नहीं मानता, फिर भी अगर आपको लगे तो कमेंट कर देना। तो 39 का हो गया डी। फिर चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? अब ये देखिए, पीछे मैंने ये प्रश्न आपको करवाया था। क्या करवाया था? एक तो देखिए हिंदी हो गया, मैंने नेपाली बताया था, नेपाली भी सही हो गया। फिर मराठी भी इसका सही विकल्प है, कि जो मराठी की भी देवनागरी लिपि है, हिंदी की भी है, नेपाली की भी है, परंतु उड़िया जो भाषा है इसकी लिपि देवनागरी नहीं होगी। ये आपने ध्यान रखना, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 36, ये HP पुलिस का क्वेश्चन पेपर है। क्या है यहाँ पर प्रश्न? पहला हिंदी वाला,
निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि चुनिए। यहाँ पर महाप्राण ध्वनि कौन सी है? य, क, फ, म। 36 में जो सही विकल्प होगा उसका चयन कीजिए। तो जो 36 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो है फ। जो फ है ये महाप्राण है, बाकी अल्प प्राण होंगे। महाप्राण और अल्प प्राण भी मैंने आपको करवाया हुआ है। 37 निम्न में से कौन सा विकल्प व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है? व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है। संधि व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था। तो जो संधि व्यवस्था है ये व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है। वर्ण व्यवस्था भी है, पद व्यवस्था भी है और वाक्य व्यवस्था भी है। 38 निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ये नहीं देखना आपने कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ये पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। काव्य, लावण्य, वत्सल और दार्य। तो जो वत्सल है ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, बाकी सारे इसके भाववाचक संज्ञा हैं। ये देखिए मैं आपको फिर से बताऊं, ऑफिशियल आंसर की पे आधारित है, ये मेरे स्वयं के नहीं है। जहाँ पर होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका ये सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित में से तद्भव रूप चुनिए। तद्भव शब्द कौन सा है? मैंने आपको ये भी विस्तृत रूप से करवाया है। तद्भव, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज शब्द। तो देखिए अगर आप रजत पढ़ते हो, रजत पढ़ने से आपको संस्कृत की फीलिंग आ रही है तो बिल्कुल सही है, रजत तो नहीं होगा किसी भी हालत में। विकट, विकट परिस्थिति ये भी तत्सम रूप है। कटक ये भी तत्सम रूप है। और जो कंगन है ये तत्सम रूप नहीं है, ये तद्भव रूप होगा। ठीक है, डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 40, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा शब्द नाभिक का पर्यायवाची नहीं है? पीडीएफ मैंने सेंड कर दी थी आपको, फोटोज भी सेंड कर दी थी ग्रुप में, तो पर्यायवाची शब्द वहाँ से आपको मिले हैं, तद्भव भी मिल गए हैं। तो देखिए 40 में जो सही होगा, नाभिक का पर्यायवाची नहीं होगा, तो वो होगा आपका केवट, ये तो है, खेवट ये भी है, तारक ये भी है, परंतु जो तरिणी है ये नहीं होगा, ऑप्शन डी। 41 शाश्वत शब्द का सही विलोम चुनिए। नाशवान, अशाश्वत, क्षणिक, अचिर। तो 41 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, ये हो जाएगा नाशवान। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31 जो इंद्रिय गोचर हो वाक्यांश के स्थान पर एक सही शब्द का चुनाव करिए। जो इंद्रिय गोचर हो, तो जो इंद्रिय गोचर हो से प्रत्यक्ष कहा जाता है, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है 32 निम्न में से कौन सा शब्द मंगल का अर्थ नहीं है? कल्याण, शुभ, ग्रह विशेष, मूल्यवान। 32 में तो जो मूल्यवान है ये जो मंगल का अर्थ नहीं होगा। कल्याण भी होगा, शुभ भी होगा, ग्रह विशेष भी होगा। प्रश्न संख्या 33 निम्न में से कौन सा शब्द समानार्थक नहीं है? उदधि, पयोधि, बारिधि और धरित्री। 33 धरित्री, ऑप्शन डी। बाकी समानार्थक होंगे उदधि, पयोधि, बारिधि। प्रश्न संख्या है यहाँ 34 निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, तो यही गलत हो जाएगा। अत्यधिक होता है। उज्ज्वल सही है, सन्यासी सही है, व्यवस्थित ये भी सही है। भविष्य के लिए भी ये सारे के सारे याद रखना, चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है यहाँ पर 35 क्या पूछा गया है? निम्न संधियों में कौन सा अशुद्ध रूप है? यहाँ पर संधि के कुछ रूप दिए गए हैं, इनमें से जो अशुद्ध होगा उसका चयन करना है। देखिए बाक धन मय 92 हो जाता है, बिल्कुल सही है। अंतः धन देशीय अंतर्देशीय हो जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और भविष्य के लिए भी याद रखना है। फिर जग धन नाथ, जगत धन नाथ होता है, जग धन नाथ नहीं होता, इसलिए यही विकल्प हो जाएगा जगत धन नाथ। तो ये यहाँ पर जगन्नाथ तब सही होगा, जगत धन नाथ नहीं, जगत धन नाथ। और जो सर्वधन उत्तम सर्वोत्तम होता है ये भी सही होगा। आपने याद रखना है
संधि विच्छेद ये होगा और संधि ये होगा, दोनों रूप आपको याद होने चाहिए। इस समय आपको नॉर्मल लग रहा है। संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद है ये वाला। संधि क्या है? संधि है ये। बाकमय का क्या होगा? बानमय। बानमय का संधि विच्छेद क्या होगा? बाक धनमय। इसी प्रकार से अंतर्देशीय का भी है, जगन्नाथ का भी है और सर्वोत्तम का भी है। जगत धननाथ, जगत धननाथ, जगतनाथ, याद है? ये रखना आपने याद। सारे सर्वोत्तम का भी शुद्ध रूप वही होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे पूर्ण आशा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा भविष्य की परीक्षा के लिए। फिर वीडियो को समाप्त करने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं जो हिंदी वर्णमाला है इसका हल्का फुल्का सा दर्शन करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि भविष्य में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, आपकी परीक्षा में भी डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो PDF तो सेंड कर दूंगा मैं आपको टेलीग्राम में, और जो पेड मेंबर उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। तो देखिए, प्रथम प्रश्न जो आपसे पूछाएगा डायरेक्ट, जो हिंदी वर्णमाला है इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। इसमें वर्णों की संख्या कितनी? 52 है। 52 याद रखना। एक प्रश्न तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा। फिर जो हिंदी वर्णमाला है मुख्यतः कितने भागों में वर्णित है? 2 भागों में वर्णित है। कौन से 2 भाग हैं? स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। स्वर कौन कौन से हैं? ये देखिए यहाँ पर, ये सारे के सारे स्वर है, याद रखिएगा BBI हैं। और व्यंजन कौन से हैं? ये आपके व्यंजन हो गए यहाँ पर। इसके पश्चात आगे देखिए, जो स्वर है जो हमने पीछे देखे प्लुत ना, ये देखिए, ये सीधा सा प्रश्न यहाँ से उठाया था वो प्लुत वाला, ओम का, राम ओम। ये देखिए डायरेक्ट हूबहू प्रश्न है ये, ठीक है ना? तभी कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला BBI। अगर आपको आगे भी ऐसे ही लास्ट में थोड़ा सा समझाने वाला पैटर्न चाहिए ना, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करिएगा। ज़्यादा नहीं लिखना तो यस तो कर ही देना आप लोग। आपके जो कमेंट पर निर्भर रहेगा कि इस तरह के एक्सप्लेन वाले लास्ट में आपको करवाया जाए या नहीं। अगर यस आते हैं तो ज़रूर करूँगा मैं। जो स्वर मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ 3 भागों में। कौन कौन से? एक हो गया आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर है इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। जो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या मानी जाती है 4। कितनी मानी जाती है? 4। और जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 7। और जो प्लुत है इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो प्लुत हैं इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में अधिक किया जाता था, वैदिक संस्कृत में अधिक, परंतु वर्तमान में भी थोड़ा सा अभी हिंदी में इनका आगमन हो गया है। इसी से आगे देखिए, अगर आप हिंदी वर्णमाला देखते हैं ना, आपने वहाँ पर अंग और आ तो ये पढ़े ही होंगे बार बार। अंग और आ, इन्हें क्या कहा जाता है? कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। अंग और आह जो है इसे कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है? इसे अयोगवाह कहा जाता है। याद रखना, आपको प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। अयोगवाह स्वर हैं, इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? इनकी संख्या है 2। कितनी संख्या है बताइए? 2 है। कौन कौन से हैं? अंग और आह। कौन से? अंग और आह, ये है, ये 2। फिर देखिए थोड़ी सी आगे पढ़ लेता हूँ। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। किन किन को? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ जातीय योग नहीं है। इनका किसी के साथ जातीय योग नहीं है, ना ही स्वर के साथ, ना ही व्यंजन के साथ। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। ना तो ये स्वरों के साथ योग बिठा पाते हैं और ना ही व्यंजनों के साथ। अतः अयोग अर्थात फिर भी अर्थ बहन बहा करते हैं ये, इसलिए ये अलग से रखे गए हैं थोड़े से। याद रखना भविष्य की परीक्षा के लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर व्यंजनों को भी पूछा जाएगा। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। अब ये सारे हो गए यहाँ वाले आपके। अब देखिए, आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या है 25। कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 4।
संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है? 4। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है? 2। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं अब आगे। जो आपको कई बार पूछा जाएगा, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क ख ग घ न, ये है। और च वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं? च छ ज झ ज्। ट वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं? ट ठ ड ढ न। त वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं? त थ द ध न। प वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं? प फ ब भ म। ये हो गए आपके वर्गों के हिसाब से। इसी के साथ याद रखिए, कंठ्य व्यंजन कौन कौन से हैं? संपूर्ण क वर्ग कंठ्य वर्ण है। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? संपूर्ण च वर्ग तालव्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? संपूर्ण ट वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है। दंत्य व्यंजन कौन से हैं? संपूर्ण त वर्ग दंत्य व्यंजन है। ओष्ठ्य व्यंजन कौन से हैं? संपूर्ण प वर्ग ओष्ठ्य व्यंजन है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ से बाहर कोई दिक्कत होगी अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो। यहाँ देखिए थोड़ा सा और आपको करवा देता हूँ। चलो भाई साइड हो जा थोड़ी देर। क्या करवाना था यहाँ से आपको करवाना था ये वाला पोर्शन करवाऊंगा अब मैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से है ये अंतस्थ व्यंजन? य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से कहे जाते हैं ऊष्म व्यंजन? श श स ह, ये हैं। पेट फटा श है ये। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? क्ष त्र य श्र, ये है संयुक्त व्यंजन। पूछा जाता है ये बहुत बार। और देखिए किस तरह से बनते हैं ये संयुक्त व्यंजन। ये बनते हैं इस तरह से। जो क्ष का निर्माण कैसे होता है? हलंत लगा हुआ क और जमा श, इस तरह से। त्र का निर्माण कैसा होता है? त और र के साथ हलंत लगा हुआ। ये जो क है इस तरह से नहीं, जब इसमें हलंत लगेगा तो ये माना जाता है, इस तरह से निर्माण होता है। और ज्ञ का किस तरह से होता है? ज धन ज्ञ। श्र का कैसे होता है? आधा श धन र, इस तरह से। फिर आगे क्या रह गया हमारे पास? फिर रह गया हमारे पास यहाँ पर उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ये कौन से हैं? 2। कौन कौन से? ढ ढ, जिसमें नीचे नुक्ता लगा होता है, ये बिंदी लगी होती है। ये जो बिंदी है ना, इसके बारे में कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे पूर्ण आशा है कि जो भी मैंने आपको बताया ये आपको ज़रूर परीक्षा में लाभ प्रदान करेगा। इसी तरह की अगर क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कुछ टॉपिक डिस्कस करवाया जाना चाहिए तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है, ये हिंदी था। आपको मैं जीके वाला भी पोर्शन करवा सकता हूँ। मान लीजिए कोई एचपी का स्पेशल टॉपिक पकड़ लिया, नदी वाला हो गया या चोटी वाला हो गया, थोड़ी देर उसको मैंने करवा दिया। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ इत्यादि के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।